Today we are commencing our unit number 9 of UGC paper 1, that is people, development and environment. Today we are going to cover how far we can cover the same. That's depend upon the capacity in a one sitting. How can we can extend this topic today? But our emphasis, that is we can complete the same unit, that is people, development and environment. तो व्हाट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, व्हाट इज द कंसेप्ट, क्या है पीपल का डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, solid, liquid, biomedical, hazardous, electronic, climate change and its socio-economic and political dimensions. What is the impact of pollutants of human health पे क्या impact है, natural and energy resources क्या है, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest. Further, we will also read about what is the natural hazards and disaster mitigation strategies क्या है, Environmental Protection Act, National Action Plan on Climate Change, International Agreement Efforts, Montreal Protocol, Rio, what is Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. So we will read and we are going to cover this all things. Now first comes that is people and environment. People and environment क्या है, population is a near permanent group of interbreeding individual of a species found in a space or geographical area at a particular point in time. इट इज कॉल्ड अ लोकल पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो है दैट इज अ नियर परमानेंट ग्रुप है ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज जो कि फाउंड की जाती है इन स्पेस और जोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. It is called a local population or DEAM. Metapopulation is a complex of local population connected by dispersing individuals. जो मेन फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है पॉपुलेशन, दीज आर दी नेशनलिटी, बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी, व्हाट इज दी डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन डिस्पर्सल्स क्या है, माइग्रेशन, immigrations and the migration, age distribution क्या है, what is pre reproductive, productive and post reproductive, what is the population growth rate, population growth rate क्या है, population growth rate carrying resources mainly food, water, space and what are the limited resources to support all life forms. ये सारी चीजें क्या है. पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय स्पेस सच एज पर स्क्वायर किलोमीटर. पॉपुलेशन डेंसिटी से हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी से हम क्या समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हम ये बोलते हैं दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि डिवाइडेड है बाय स्पेस, दैट इज सच एज द पर स्क्वायर किलोमीटर. जो टर्म इन्वायरमेंट है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम दी फ्रेंच वर्ड इन्वाइनर and it means to कैसे आप सराउंड हो गए. अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट इंक्लूड जितने भी फिजिकल बायोलॉजिकल सराउंडिंग है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स और उसका इंटरेक्शन क्या है. एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एज अ सम ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप क्या है जो कि एग्जिस्ट करता है अमंग दैम एंड विथ ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल. जो फ्लोरा एंड फोना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स है हमारे सराउंडिंग में, वो एक बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन है विद अस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो टोटलिटी है ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस कंस्टिट्यूट द एनवायरनमेंट. Air, water, and land constitute our environment and influence us directly. We too exert an influence on our environment due to overuse or overexploitation of resources or due to discharge of pollutants in air, water, and land. इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट फॉलोइंग कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुए हैं. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, ये डेवलप होता है 19th सेंचुरी में. यूरोप बिलीव दैट एनवायरनमेंट डिटरमाइन हाउ अ कल्चर कैसे डेवलप होगा, हाउ अ कल्चर विल डेवलप. For example, white European nations believed that people from warmer climates were lazier because they did not have to work as hard to survive. ऐसा माना गया है जो पीपल बिलोंग करते हैं वार्म में, जहाँ पे क्लाइमेट वार्म है, तो उन्हें इतना वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए.
Environmental possibilism. What is environmental possibilism? It developed in the first half of the 20th century. It is a belief that environment puts limit on people, but it does not determine how they will behave. Then comes what is ecology. Ecology क्या होता है? What is ecology? That is जो term ecology है, that is coined by Ernst Haeckel in 1869. जो term ecology है, जो term ecology है, हम क्या बोलते हैं कि जो term है ecology, that was first coined by Ernst Haeckel in 1869. इकोलॉजी जो है वो क्या करती है? इकोलॉजी जो है वो डील करती है विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम. इकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है रिलेशंस की दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम्स क्या है? ये प्रेजेंट होती है तीन लेवल पे, जैसे कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? इकोलॉजी जो है वो प्रेजेंट होती है तीन लेवल पे. इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स क्या है कि कैसे इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड है बाय द एनवायरनमेंट, हाउ दे इन टर्न अफेक्ट द एनवायरनमेंट. पॉपुलेशन क्या है एंड कम्युनिटी क्या है? तो इकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नथिंग बट द स्टडी. इकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम. नाउ कम्स द पॉइंट दैट व्हाट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है कैसे ह्यूमन कंजप्शन जो होगा नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट देम. Calculation of ecological footprint takes into account our consumption habit at both माइक्रो इंडिविजुअल लेवल एंड मैक्रो एरिया ऑफ नेशनल लेवल. जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ इट्स कैलकुलेशन इज आल्सो टू कैसे आप एजुकेट करोगे पीपल को अबाउट द नीड टू चेंज अवर कंजप्शन, कैसे हम चेंज करें कंजप्शन बिहेवियर को टू मेक इट मोर सस्टेनेबल. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो मेजर करता है इन ग्लोबल हेक्टर्स, दैट इज द GHA, दैट इज अ गा. तो इकोलॉजिकल फैक्ट फुटप्रिंट जो है वो मेजर जस्ट इकोलॉजिकल, हम क्या बोल रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो मेजर करता है ना ग्लोबल हेक्टर, दैट इज अ GHA. देन कम्स दैट व्हाट आर द स्पीशीज एंड कम्युनिटी. स्पीशीज क्या है? कम्युनिटी क्या है? स्पीशीज क्या है? कम्युनिटी क्या है? तो हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है इन दिस वर्ल्ड दैट दे कैन बी डिवाइड, वो डिवाइड किए जा सकते हैं इनटू डिफरेंट स्पीशीज. जैसे कि कुछ जो है वो ह्यूमन बींग्स है आर अ स्पीशीज, सो आर द रोजेस एंड नीम, सो आर द रोजेस एंड द नीम ट्रीज. A species is a set. What is a species? क्या होता है? That the same is a set of organism that resemble each other in a certain feature. So member of a species living together and interacting with each other that are called population. The member of a population live within a given area. What is a species diversity? Species diversity क्या होता है? It is an important attribute है of the biotic community which is determined by the total number of species and their relative abundance. Greater species diversity indicate करती है higher number of niche and the greater stability of the community. What is a keystone species? Now comes what do you understand by the term keystone species? से आप क्या समझते हो? तो ये एक ऐसी स्पीशीज है दैट जिसका सिग्निफिकेंट एंड डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन्फ्लुएंस होगा ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर. इट इज ऑफन कंसिडरेबली लो अबेंडेंस होती है, बायोमास होती है एज कंपेयर टू डोमिनेंट स्पीशीज. तो व्हाट इज द की स्टोन स्पीशीज? की स्टोन स्पीशीज से हम क्या समझते हैं? ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसका सिग्निफिकेंट और डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन्फ्लुएंस होगा ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे. It is often considerably low abundance in biomass as compared to dominant species. What is a critical link species? Now comes that what is a critical हम कैसे बोलेंगे critical link species को? तो जो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज होती है, दीज आर स्पीशीज दैट प्ले एन important रोल इन सपोर्टिंग नेटवर्क स्पीशीज एज अ pollinators, dispersal agent, absorption or circulation of nutrient, etc. Mycorrhizal fungi helps vascular plants in obtaining inorganic nutrient from soil and जो organic residues है. Now comes that what is community. कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक असेंबलेज है सारे इंटरैक्टिंग पॉपुलेशंस का ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ जोग्राफिकल एरिया. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इंटरैक्टिंग नेटवर्क ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. each population को has a defined role, each population has a defined role है in the
किस में डिफाइन रोल है इन द कम्युनिटी में? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, पॉपुलेशन में क्या होता है, कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ स्पीशीज होती है लिविंग एंड इंटरैक्टिंग अक्रॉस द बायोस्फीयर। तो द करेक्ट आंसर इज सी, द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ स्पीशीज जो कि लिविंग एंड इंटरैक्टिंग अक्रॉस द बायोस्फीयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? तो जो टर्म है इकोसिस्टम वाज डिफाइन किया गया था बाय द आर्थर टेंसले इन 1935 में। आर्थर टेंसले ने ये डिफाइन किया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, कम्युनिटी है ऑफ लिविंग द ऑर्गेनिज्म, population of species interacting with each other and their known living physical environment. For example, forest ecosystem and ocean ecosystem. Even a clump of bushes can be an ecosystem. All ecosystems on the planet are interconnected and interdependent, and together they make up the biosphere. There is also an exchange of matter and energy with the physical environment. In an open ecosystem, there is a free exchange of energy and matter with the outside world. In a closed ecosystem, there is a no or very limited exchange. Ecosystems show large variation in their size, structure, composition, and so on. However, all the ecosystems are characterized by certain basic structural and functional features which are common. There can be different types of हो सकते हैं ecosystem जैसे कि forest ecosystem, marine ecosystem, and there can be the desert ecosystem as well. उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है कम्युनिटीज एंड फिजिकल कंपोनेंट डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। दस इकोसिस्टम हैव बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, नेमली इकोसिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। इफ यू रिलेट और इफ यू आर एबल टू रिलेट द थिंग्स तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। जो हम टिल 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे कि बायोटिक है, अबायोटिक है, इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। तो ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो वी मस्ट ट्राई टू कवर दिस टॉपिक एट अ लिस्ट, that we should not skip this topic. तो फंक्शंस, व्हाट आर नाउ काउंट्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम? फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम? एवरी इकोसिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। जितने मतलब सारे जो इकोसिस्टम है वो परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसका डिफरेंट फूड चेन्स होता है, फूड वेब्स होता है। फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फूड चेन मतलब होता है व्हाट इज द सीक्वेंस क्या है ऑफ बीइंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब कोई और जानवर उसको खा रहा है, मतलब कार्निवर्स जो है वो हर्बीवर्स को खाता है, हर्बीवर्स जो है वो ग्रास को खाता है। तो दैट इज the all the food chains, that is basically talking about the food chain. It has different food chains and food waves. Food chain is a sequence of eating and being eaten. A food chain is the simplest path that energy takes through an ecosystem. Energy enters from the sun. Each level in the transfer of energy is a tropical level. Organism at each level use energy in cellular respirations and heat loss and store the rest. Food chain are generally found to be interlinked and interwoven as a network and hence known as a food web. There are several options of eating and being eaten in a food web, hence these are more stable. There is a unidirectional flow of energy. It flows from sun and then after capture by the so it flow from the sun and then after capture by the primary producer green plants. It flows through the food chains or the food web. Material nutrients in an ecosystem move in a cyclic manner. The cycling of nutrients takes place between biotic and abiotic. Water, light, wind, soil, humidity, mineral, and gas components. Every ecosystem functions to produce and sustain some primary production, plant biomass, and secondary production, that is a primary production, that is a plant biomass, and secondary production, that is a animal biomass. Average ecosystem regulate and maintain itself. This is self-regulation or control system that is known as the cybernetic system. What do you understand by the term ecotone? Ecotone से आप क्या समझते हो? An ecotone is a transitional area of vegetation between two different plant communities such as forest and grassland. What do you understand by the term ecotone? Ecotone से आप क्या समझते हो? एक इकोटॉन जो होता है वो ट्रांजिशनल एरिया होता है वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी सच एज अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये इन्फ्लुएंस करता है टू बॉर्डरिंग कम्युनिटीज ऑन ईच अदर विच इज नोन एज द एज इफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एज इफेक्ट। तो व्हाट इज इकोटोन? एक इकोटोन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज अ ट्रांजिशनल एरिया है वेजिटेशन दो डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी जैसे कि
जैसे कि फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हो गया, ये इन्फ्लुएंस करता है टू बॉर्डरिंग कम्युनिटीज ऑन ईच अदर विच इज नोन एज अ एज इफेक्ट कहते हैं जिसे। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन से आप क्या समझते हो? इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोसिस्टम टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ड्यू टू सीजनल एनवायरनमेंट चेंज। चेंज हो सकता है मे बी मैन मेड को बोलते हैं ऑन्थ्रोपोजेनिक, और नेचुरल हो सकता है। सम चेंजेस में टेक डिकेड्स, और कुछ चेंजेस जो है दैट में टेक डिकेड्स लग सकते हैं। What is the trophic levels and ecological pyramids? Trophic levels and ecological pyramids. हम क्या बोलते हैं that what do you understand by the term ट्रॉफिक लेवल एंड इकोलॉजिकल पैरामिड्स से क्या समझते हैं? जो कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन। जो कंसेप्ट है, हम क्या बोलते हैं कि ये जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो डेवलप हुआ था बाय द चार्ल्स एल्टन। जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड है वो बिगन होते हैं विद प्रोड्यूसर्स जैसे कि लाइक प्लांट एट द बॉटम एंड प्रोसीड थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स सच एज हर्बीवर्स कंज्यूम प्लांट्स एंड कार्निवर्स कंज्यूम हर्बीवर्स। जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और जो कार्निवर्स होते हैं दैट वो क्या है, जो हर्बीवर्स है उन्हें कंज्यूम करते हैं। नाउ कम्स व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड शो हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। जो बेस होता है ऑफ द पिरामिड दैट इज कंपोज ऑफ स्पीशीज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द इकोसिस्टम, हम क्या बोलते हैं दैट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ऑफ द इकोसिस्टम, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम आर कंज्यूमर्स that are called the heterotrophs, which are either जो कि क्या करते हैं either directly या indirectly depend करते हैं on the primary producers for the food energy. So we know about who are carnivores, what is ecosystem, who are carnivores, herbivores, who are biotic, abiotic. So with that, we know this basic terminology. What is the energy pyramids? क्या है? Producers जैसे कि then primary consumers, then secondary consumer, then tertiary consumers and all. So how is the energy is flowing from bottom up, from bottom to top, from top to bottom and on. There are three types of ecological pyramids and they are as follows. तीन टाइप्स के हमें बोला है कि there are three types of ecological pyramid and these are pyramid of energy. What do you understand by the term pyramid of energy से क्या समझते हो? In this pyramid, at each trophic level, only a small portion of energy, approximately 10%, is transferred to the next level. This is called the 10% rule. This pyramid describes the overall nature of the ecosystem. The energy pyramid is always upright and vertical as shown in this figure. The higher the organism in the trophic pyramid, the lower the amount of available energy. For example, plants and other autotrophs, primary producers, convert only a fraction of the enormous amount of solar energy they have access to into the food energy. What is a pyramid of number? What do you understand by the term pyramid of numbers? Pyramid of number क्या बताता है? This depict the relation in terms of the number of producers, herbivores and carnivores at their successive trophic levels. They can be of three types हो सकते हैं. What are the pyramid of number? That it may be upright, partly upright and inverted. What is a pyramid of biomass? What do you understand by the term pyramid of biomass? से आप क्या समझते हो? In this pyramid, there is a gradual decrease होता है in the biomass from the producers to the higher trophic levels. They show the mass and that can be upright and the inverted, कुछ भी हो सकता है. What do you understand by the term eutrophication? Eutrophication से आप क्या समझते हो? ये describe करता है biological effect क्या of an increase in the concentration of nutrients. These nutrients are essential है, these are essential है for growth के लिए. Eutrophication is mostly caused by increase in the availability of nitrogen and phosphorus in a form of nitrate and phosphate in a soil and water. What do you understand by the phytoplankton? Phytoplankton से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the term phytoplankton? What do you understand by the term phyto? What do you understand by the term that is phytoplankton? These are the communities in a water column that reflect growth pattern. There can be some alteration in concentration of plant nutrient that may create different trophic level mentioned as follows. What is oligotrophic? What do you understand by the oligotrophic? क्या होता है? Low in nutrients, oxygen rich, bottom supports cold water fish such as prawn.
तो ये सारे अलग-अलग ट्रॉफिक है, जैसे यूट्रोफिकेशन क्या है, प्लैंटोप्लैंक्टन क्या है, और तो कुछ कीवर्ड्स हमें लर्न करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन रिटेन द सेम। तो फिर अगर एमसीक्यू में आता है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ, यहाँ से ये लेटर आता है, तो इट सिंपली मीन्स दैट दैट इज व्हाट, दैट इज अ ओलिगोट्रॉफिक, दैट इज अ मैस्टोट्रॉफिक, दैट इज अ यूट्रोट्रॉफिक, दैट इज अ डायपरट्रॉफिक। तो व्हाट इज अ मैस्टोट्रॉफिक क्या होता है? विथ इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन क्या है? यूट्रोट्रॉफिक। हाई न्यूट्रिएंट्स दे रिजल्ट इन व्हाट इज अ सुपरा ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या है? देन व्हाट इज नाइपरट्रोफिक? नाइपरट्रोफिक क्या होता है? वेरी हाई, जो कि बहुत ज्यादा हाई हो इन न्यूट्रिएंट्स में। व्हाट इज डिस्ट्रोफिक? डिस्ट्रोफिक मींस वाटर बॉडीज जो कि रिच होती है अन जो कि रिच होती है इन अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल बॉग्स एंड मार्शी लैक्स। और फिर हम बोलते हैं व्हाट इज एल्कल ब्लूम्स आर वेरी लो इन द ओलिगोट्रॉफिक लेवल। तो ओलिगोट्रॉफिक क्या है, मैसोट्रॉफिक क्या है, ओलिगोट्रॉफिक क्या है, मैसोट्रॉफिक क्या है, यूट्रोट्रॉफिक क्या है, और हाइपरोट्रॉफिक क्या है? तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए so that we can answer for our UGC NET paper 1, जो कि टॉपिक रिलेटेड है पीपल एनवायरनमेंट और दैट यूनिट से। देन कम्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोस्फीयर? आप बायोस्फीयर से क्या समझते हो? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अराउंड अस। हमारे आसपास जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम है which involve living organism and non-living organism. If we combine all the ecosystem present on the earth, it is called a biosphere. What do you understand by the term biosphere? से आप क्या समझते हो? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है हमारे आसपास। हम क्या बोलते हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम है अराउंड अस विच इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो सराउंडिंग्स में है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। इफ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अगर हम सारे इकोसिस्टम को कंबाइन कर दे तो उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर। अगर हमारे सराउंडिंग की लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम सबको कंबाइन कर दे, जो भी इकोसिस्टम प्रेजेंट है ऑन द अर्थ, इट इज नथिंग बट व्हाट, it is nothing but the biosphere। वो क्या हो जाएगा? That will be termed as biosphere। Now comes what is biomass? The terrestrial portion of the biosphere is divided into biomes. They usually have distinct climates and life form adapted to that climate. Desert, grassland, tropical forest and rainforest are the main example of biomass. What do you understand by the habitat? Habitat से क्या समझते हो? जो एरिया और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एक ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली रहती है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट से आप क्या समझते हैं? जो एरिया है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन जहाँ नॉर्मली रहती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैबिटेट? हैबिटेट से आप क्या समझते हो? हैबिटेट से आप क्या समझते हो? तो जो एरिया है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली रहती है, वो है हैबिटेट। हैबिटेट इज मेड अप ऑफ दो टाइप के फैक्टर से बनता है, फिजिकल फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर सच एज सॉइल, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड लाइट क्या है? बायोटिक फैक्टर सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड प्रीडेटर्स क्या है? Then comes what is cohabitat, is when organism of different species live together. What is microhabitat is when particular organism live in a small and a specific part of a habitat. A habitat is not always, जरूरी नहीं है कि एक habitat जो है वो हमेशा एक geographical area ही हो, that is not compulsory. Permafrost is the defining characteristics of which biome, that is the tundra. तो permafrost जो है that is defining characteristics कौन से biome का है, that is the tundra. बायोस्फीयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन, जहां सारा इकोसिस्टम है, दैट इज बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोम क्या होता है? लार्ज रीजन विद सेम प्लांट एंड क्लाइमेट, सेम प्लांट लाइफ हो, क्लाइमेट हो, तो उसे हम बोलते हैं बायोम। व्हाट इज इकोसिस्टम? कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, जैसे कि हॉक, स्नैक, बाइसन, रैट, डॉग, ग्रास, स्टीम रॉक, दिस इज इकोसिस्टम। कम्युनिटी के पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया, हॉक, स्नैक, बाइसन, रैट, डॉग, ग्रास एंड ऑल। Population group of organism of one type that lives in the same area, that is a bison herd. Organism क्या होता है? Individual living thing, that is a bison, so that is a habitat. What are the four spheres or of earth? Four spheres of earth क्या होता है? The area near the surface of the earth can be divided into four interconnected geosphere. What is lithosphere soil? It is solid, inorganic and composed of mineral. What do you understand by the term lithosphere? Lithosphere से आप क्या समझते हो? Soil। ये कैसा solid, inorganic and composed है of minerals से?
What is hydrosphere water? Hydrosphere water क्या? It consists of oceans, rivers, lake and moisture. Ocean consists of 97% of the total water and fresh water is only 3%. What do you understand by the term biosphere? Biosphere से आप क्या समझते हो? Life. It consists of all living organism. Life is present 3 meter below the ground and up to 30 meter above the ground. It is present in the top 200 of ocean and seas. Then comes what is atmosphere? Atmosphere क्या होता है? The atmosphere can be described as a layer of gases surrounding the earth. These gases are oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon and gases. Another component of atmosphere which is of great importance is the water vapor. डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो बताए रखी हमें, तो then you need to know that is what is troposphere, what is stratosphere, what is mesosphere. तो this we have read in the standards, मतलब टिल प्राइमरी एजुकेशन तक हम जो पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर क्या है, मेसोस्फियर क्या है, थर्मोस्फियर क्या है, आयनोस्फियर क्या है, एक्सोस्फियर क्या है, क्या ये हमें नहीं आएगा क्या? ऑब्वियसली ये हमें आ जाएगा अगर हम इसका नॉर्मल और एक बिल्कुल एक रीड दे, प्रॉपर केयरफुली रीडिंग दे, तो हमें इजीली ये क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में. व्हाट इज ट्रोपोस्फियर? नाउ कम्स व्हाट इज ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होता है एट द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड टू 8 to 14.5 किलोमीटर हाई तक जाता है. This is a part of atmosphere in the densest almost all weather in this region. तो what is troposphere? Troposphere क्या होता है? Troposphere start होता है at the earth surface और extend होता है, कहाँ तक extend होता है? ये extend होता है 8 किलोमीटर to 14.5 किलोमीटर हाई. तो what is, हम क्या बोलते हैं that what is troposphere? ट्रोपोस्फियर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होता है एट द अर्थ सरफेस, ये एक्सटेंड होता है 8 to 14.5 किलोमीटर हाई पे जाता है. दिस पार्ट ऑफ एटमोसफियर इज द डेंसेस्ट है. ऑलमोस्ट ऑल वेदर इन द रीजन, सारे टाइप्स के वेदर होते हैं ट्रोपोस्फियर में. उसके बाद देन कम्स द स्ट्रेटोस्फियर. नाउ व्हाट इज अ स्ट्रेटोस्फियर? स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? द स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट जस्ट अबाउट द ट्रोपोस्फियर के बाद ही जस्ट स्टार्ट हो जाता है. दैट देन कम्स सबसे पहले टी, दैट इज द ट्रोपोस्फियर. उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है अबाउट द ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंड टू 50 किलोमीटर हाई. Ozone layer which absorbs and scatters the solar ultraviolet radiation in this level. What is then comes what is the मेसोस्फियर. मेसोस्फियर क्या होता है? मेसोस्फियर जो है, द मेसोस्फियर स्टार्ट जस्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर. सबसे पहले टोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर. मेसोस्फियर के लिए हम बोल रहे हैं कि द मेसोस्फियर स्टार्ट जस्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट बाद आ जाएगा एंड एक्सटेंड टू 85 किलोमीटर हाई or meteors burns up in this level. Then comes what is thermosphere. What do you understand by the term thermosphere? से आप क्या समझते हो? The thermosphere start just above the mesosphere and extend to 600 किलोमीटर high. तो what is the thermosphere? Thermosphere क्या है? Thermosphere start होता है just above the mesosphere and extend to 6 किलोमीटर high. Aura and satellite अकर करता है. Aura and satellite जो है वो अकर करता है in this layer. Then comes what is ionosphere. देन व्हाट इज आयोनोस्फीयर? क्या है जो आयोनोस्फीयर है? अबेंडेंट लेयर है इलेक्ट्रॉन्स का एंड आयोनाइज्ड एटम्स का एंड मॉलिक्यूल्स का, जो कि स्ट्रेच होता है फ्रॉम अबाउट 48 किलोमीटर अबाउट द सरफेस टू द एज ऑफ स्पेस एट होम at about 965 किलोमीटर ओवरलैपिंग इनटू द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. ये जो डायनामिक रीजन है वो ग्रो होते हैं, श्रिंक होते हैं बेस्ड ऑन सोलर कंडीशन एंड डिवाइड फर्दर इनटू द सब रीजन डी, ई एंड एफ बेस्ड ऑन व्हाट वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब. जो आयोनोस्फीयर है वो क्रिटिकल लिंक है इन द चेन ऑफ सन अर्थ इंटरेक्शन. दिस रीजन इज व्हाट मेक रेडियो कम्युनिकेट्स पॉसिबल. देन तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, मेसोस्फियर क्या है, देन थर्मोस्फियर क्या है, देन आयनोस्फियर क्या है. नाउ कम्स द एक्सोस्फियर. व्हाट इज एक्सोस्फियर? This is the upper limit of our atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 kilometer. This layer is also absorb heat that is reflected back from the ground in a process called the greenhouse effect. Shooting stars also occurs in this layer. जो shooting stars होते हैं, shooting star में भी टूटा हुआ तारा वो भी होते हैं. shooting stars also occur in this layer. तो there is सबसे पहले troposphere, then stratosphere. T as troposphere, then as stratosphere, then mesosphere, then thermosphere, then ionosphere, then exosphere, then comes the तो दिस. तो हो सकता है हमें यूजीसी नेट में ये पूछ ले कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो. सबसे पहले लैंड पे सबसे पास कौन होता है, फिर देन उससे दूर, फिर उससे डिस्टेंस, फिर उससे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस तो इतना याद नहीं रह सकता है.
ट्रोपोस्फियर के लिए बोला है 8 टू 14.5 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर के लिए बोला है 50 किलोमीटर हाई, मेसोस्फियर के लिए बोला है 85 किलोमीटर हाई, थर्मोस्फियर के लिए बोला है 600 किलोमीटर हाई, आइनोस्फियर के लिए बोला है अबाउट 48 किलोमीटर अबाउ 965 किलोमीटर ओवरलैपिंग इनटू द दिस, एंड एक्सोस्फियर बोला है 10,000 किलोमीटर। तो कैन वी रिकॉल टुगेदर अगेन? सबसे पहले क्या होगा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, देन thermosphere, ionosphere, exosphere. Shall we recall once again? सबसे पहले troposphere, stratosphere, then mesosphere, then mesosphere के बाद it is thermosphere, ionosphere, and then exosphere. तो E सबसे लास्ट में है, S M साथ में है, T S T S M. Okay, then troposphere, stratosphere, mesosphere, then thermosphere, ionosphere, then thermosphere, ionosphere, exosphere. Okay. In which of the following layer of atmosphere is ozone gas present? Ozone gas कहाँ present होती है? Ozone gas present होती है in the stratosphere. तो हमें sequence याद हो गया? Please do not confuse कि mesosphere के बाद क्या आएगा? Mesosphere के बाद आएगा thermosphere, then ionosphere, and then last में आएगा exosphere. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 total हमारे पास हो गया है कितना? 6 लेयर्स हो गई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। ओके, देन ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। ओके ओके। उसके बाद डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो हमने शायद पीपल वाला यूनिट पढ़ लिया है अकॉर्डिंग टू मी। अब हम डेवलपमेंट वाली यूनिट पे आ गए। ओके, तो पीपल में यहाँ तक ही था, अब हम डेवलपमेंट में आ गए और फर्दर हम एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। नाउ कम्स टू द पॉइंट, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट? डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्या है? Development or human development refers to the biological and psychological changes that occur in human beings between birth and the end of adolescence period as an individual progresses from dependency to increasing autonomy. What do you understand by development and environment? क्या समझते हो आप डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से? डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से क्या समझते हो? डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू दी, जो डेवलपमेंट होता है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है दैट रेफर्स टू व्हाट इज दी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या है जो कि अकर होते हैं ह्यूमन बीइंग में बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड एज एन इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंक्रीजिंग ऑटोनोमी. So key principle of sustainable development underlying all other is the integration of environmental, social and economic concern into all aspects of decision making. There are 4 areas in which we grow: physical, psychological and cognitive, social and emotional, and sexuality and gender identity. We use research methods such as longitudinal method, cross sectional method. इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड क्या है, क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या है, sequential and time lag method for development purpose. There are always some obstacles to apply the research method because human beings as a samples are not perfect representative. There may be many variations हो सकते हैं with the human being. Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising. Sustainable development से हम यही तो समझते हैं कि that we meet the needs of the present, हम अपनी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन की जो भी नीड है उन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करे टू मीट देयर ओन नीड्स. इट कंटेन 2 कंसेप्ट होते हैं इसमें. द कंसेप्ट ऑफ नीड, इट कंटेन 2 कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट होते हैं कि कंसेप्ट ऑफ नीड क्या है एंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड द सोशल फैक्टर्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है दैट प्रीसपोजेस व्हाट इज द एग्जिस्टेंस क्या है, टाइम एंड स्पेस की. जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट वो लार्जली डेवलप्ड हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द 1990s में. ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग, कैसे आप एनलार्ज कर रहे हो पीपल की चॉइसेस को. इफ दिस चॉइसेस आर अवेलेबल अदर अपॉर्चुनिटी विल बिकम एक्सेसिबल.
जो टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट दैट रेफर्स व्हाट इज द प्रोसेस क्या है वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस इन एंश्योरिंग वेलबींग। दस ह्यूमन डेवलपमेंट की दो साइड है दैट इज एज फॉलोज। व्हाट इज द फॉर्मेशन, कैसे आप फॉर्मेशन करोगे ह्यूमन कैपेबिलिटीज का, जैसे कि इम्प्रूव्ड हेल्थ, कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर, आपको क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, अपने नॉलेज को एंड अपनी स्किल्स को, to make use of acquired capability for production purposes, leisure and being active in cultural, social and political affairs. जो मेजर एलिमेंट होता है ना कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर एस फॉलो, दैट इज प्रोडक्टिविटी क्या है, इक्विटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी है क्या है एंड एम्पावरमेंट क्या है। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सारे के सारे लोगों के लिए, दैट इज फॉर पीपल। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबिलिटी, दैट इज फिजिकल ह्यूमन एंड एनवायरमेंट कैपिटल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पीपल का इन द डिसीजन एंड प्रोसेस दैट शेप्स देयर लाइव्स। व्हाट इज द यूएन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नाउ द केस इज आप क्या समझते हैं यूएन जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उससे आप क्या समझते हो। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक समरी है जो कि मेजर करती है एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वेर इट emphasizes a long and healthy life, being knowledgeable and having a decent standards of living. It is a geometric mean है, normalized indices for each of the three dimension। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सिंपल, वो सिंप्लीफाई करेगा, कैप्चर करेगा ओनली पार्ट ऑफ व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट इंटेल्स। इट डज नॉट, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ऑन इनइक्वलिटीज, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। देन इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जो डिफरेंस है बिटवीन द इनइक्वलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, इनइक्वलिटी ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट इज द लॉस टू ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वलिटी, की वजह से कितना लॉस हो रहा है ह्यूमन के डेवलपमेंट में। तो जो inequality human development index said that inform what are the policies towards inequality reductions, and it leads to a better understanding of inequalities across population and their contribution to the overall human development cost। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से आप क्या समझते हो। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजर करता है क्या ऐसे जेंडर गैप्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स बाय अकाउंटिंग फॉर डिस्पैरिटीज बिटवीन वुमेन एंड मेन इन द थ्री बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, knowledge, living standard, using the same component indicator as the human development indicator। It is a ratio of human development indicators calculated separately for females and males using the same methodology as the human development index। डायमेंशन क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज कैसा होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स, व्हाट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने हैं स्कूलिंग्स के, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट इज द gross national income per capita, GNI index क्या, dimension index, these all are the indicators। GNI ना ना GNI is अभी करंटली हमारा है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। व्हाट इज जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, क्या होता है। द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इज एन इनइक्वलिटी इंडेक्स, इट shows the loss in potential human development due to disparity between, because there is a disparity है between females and male के achievement में in three dimension, तो कितनी उसकी वजह से कितनी जो जेंडर इन इक्वलिटी कितनी आई है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एम्पावरमेंट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ओवरऑल अ, जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वुमेन आर डिसएडवांटेज है इन दिस डायमेंशन में, कैसे उनको मतलब एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, डिसएडवांटेज मिल पा रहा है। तो जो ग्रोथ, जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है दैट रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 0 and 1, हायर द GII वैल्यूज indicate higher inequality and thus higher loss to human development। There is no country with perfect gender equality. All countries suffer some loss in achievement in a key aspects of human development. When gender inequality is taken into account, the GI is a similar method of ISDI। Now come that what is the multi-dimensional poverty index? Multi-dimensional poverty index क्या है?
The multidimensional poverty index is a very versatile methodology that can be readily adjusted to incorporate alternative indicators, cutoff and weights that might be appropriate in regional, national, or subnational context. There are currently two broad categories of the multidimensional measure, that is a global multi-dimensional poverty index, and regional or national multi poverty index. Millennium Development and Sustainable Development Goal. What is Millennium Development and Sustainable Development Goals क्या हैं? Today, people, nation, and economies are more connected than ever, and so are the global development issue we are facing. These issues span borders and status, social, economic, and environmental realism. Some important aspect क्या है 1970, that is 1798 का, known for his work on population growth, Thomas Robert Malthus argued that if left unchecked, एक पॉपुलेशन जो है वो आउटग्रो करेगी इट्स रिसोर्सेस. देर आर टू वेज है कि कैसे आप चेक कर सकते हो पॉपुलेशंस को. प्रिवेंटिव चेक सच एज अ मॉरल रिस्ट्रेंट ऑफ पोस्टपोनिंग मैरिज, एंड पॉजिटिव चेक सच एज फेमिनाइन डिजीज एंड वॉरफेयर. 1968 में गॉरेट जेम्स हार्डन warned of the dangers of human overpopulation. He wrote the tragedy of communities about the damage that innocent action by individual can inflict on environment. Club of Rome, it is a global think tank for welfare of masses linked to sustainable development. 1972, that is a Club of Rome published Limits to Growth. 1972 UN Conference on the Human Environment, also called Stockholm Conference, was conducted. Then 1983 में क्या हुआ? The UN created the Birdland Commission. Then Birdland Commission report was published. Our Common Future was published. During Rio de Earth Summit in 1992, Agenda 21 was adopted as a comprehensive plan of action to build a. This, just a minute. So this way things are happening and all. उसके what is at Millennium Development Goals, which is set for the period. तो हमें मतलब पीपल वाला कंपैरेटिवली ठीक टॉपिक था. डेवलपमेंट वाला थोड़ा सा बोर हो रहा है, बट स्टिल वी नीड टू पढ़ना तो पड़ेगा ही. दैट ग्लोबल पार्ट क्या है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. यूएन मेंबर्स से दैट डिक्लेयर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड सेपरेटली. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Plan of Implementation adopted at the World Summit on Sustainable Development in South Africa in 2002 reaffirmed the global community commitments. At the UN Conference on Sustainable Development Rio Plus 20 in Rio de Janeiro, Brazil in June 2012, the member state adopted the outcome document, The Future We Want. In 2013, the General Assembly set up a 30-member open working group to develop a proposal on the Sustainable Development Goals that lead to UN General Assembly post 2015 development agenda. In 2015 was a landmark year for uh, multilateral multilateralism and international policy shaping with the adoption of several major agreements. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, that is Addis Ababa Action Agenda on Financing Development, what is transforming our, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें हमारे वर्ल्ड को द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द 17 ये क्वेश्चन आता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स adopted at the UN Sustainable Development Summit in New York on 2015 September. Paris Agreement क्या था on climate change December 2015. The Division for Sustainable Development Goals in the United Nations Department of Economic and Social Affairs provide substantive support and capacity building for the Sustainable Development Goals and Global Sustainable Development Report. The then ये जो है कि role in the evaluation of United Nations system wide implementation of the 2030 agenda and on advocacy and outreach activity relating to the sustainable development goals. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अचीव हो सकता है थ्रू द फॉलोइंग वेज. इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट जो यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का इज एक्सेसिव, सो वी मस्ट टेक a step to minimize the excessive use of natural resources in order to preserve them from getting extinct forever. It is a must to conserve the national cultural and traditional heritage for the self dignity.
There must be an effective and strict governing system for smooth development and administration. There must be almost zero corruption in governing bodies for sustainable development. Awareness program must be conducted for the importance of sustainable development. There must be mutual and cooperative understanding among people. Formal as well as informal education should be provided to the illiterate people for better knowledge on sustainable development. Which of the following are the priority area in relation to sustainable development goals, that is the peace? कौन से ऐसे प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. तो पीस है, जस्टिस है, दैट इज पीस है, जस्टिस है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये तो है ही है. उसके अलावा नो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए एंड देयर शुड बी जीरो हंगर. तो दीज आर द एरियाज इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्ड में. ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, anthropogenic activities and their impact on environment. There are basically two types of activity: natural occur in the natural manner and anthropogenic, basically man-made activity. Our main focus is on anthropogenic activity. Here the main object is to improve करना है हमें human living condition with the human efforts. Once they reach a point they can start causing harm to the human life. The related energy consumption and technical evolution cause pollution. For example, the production of carbon dioxide as a result of industrial and transport activity is a main cause of pollution. The single cell life emerged 3,000 million years ago, and tiny oxygen concentration was an essential prerequisite. Thereafter, there was a gradual increase in atmospheric oxygen concentration. In the meanwhile, ozone also developed as a necessary shield against solar UV rays. There was a play between carbon dioxide and oxygen for millions of years. Now, man-made pollutants are dominant players, and natural equilibrium is disturbed. The perpetual aim to achieve better standard of living for all leads to certain problems such as climate change, loss of biodiversity, and exploitation of resources. Despite technological constraints, there were issues relating to social science. Looking at environmental, economic, and social aspect, interdisciplinary approach were adapted that were spatial, local to global, and temporal, short term to long term. Thus, the impact of anthropogenic activities on human health is very significant. Industrialization is a period of social and economic change that transform a human group from agrarian society into an industrial society, involving the extensive reorganization of an economy for the purpose of manufacturing. What is the main impact on traditional type of agriculture? Main impact क्या है on ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? तो डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है. जितना हमें समझ आया हमने उतनी कोशिश की. आई नो इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा डेवलपमेंट, बट द थिंग वो खत्म होने वाला है. उसके बाद फिर एनवायरनमेंट आ जाएगा. तो डेवलपमेंट में कुछ और पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट फ्यू बेसिक पॉइंट्स. उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोबेबली वी विल डिस्कस इन द अनदर वन. तो एनवायरनमेंट भी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो है ही ऑब्वियसली. पर वो कंपैरेटिवली एक बड़ा टॉपिक है एनवायरनमेंट अलग से. तो एनवायरनमेंट हम अलग से पढ़ेंगे. तो जो मेन इम्पैक्ट है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो मेजर इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर आर डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. देयर हैव बीन बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होगा इन एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. जो मेन प्रॉब्लम्स है वो क्या हो सकती है? Micronutrient imbalance, nitrogen, phosphorus and potassium. Nitrate pollution. What is micronutrient imbalance? मतलब होता है नाइट्रोजन क्या है, phosphorus क्या है, potassium क्या है. What is nitrate pollution क्या है? Leaching deep into the soil and contaminating groundwater when the concentration exceed 25 milligram per liter. They cause blue baby syndrome or methanoglobinea. Then what is eutrophication? Excessive use of nitrogen and this fertilizer in agriculture that leading to algal blooms.
So problems there that are mostly micronutrient imbalance, nitrogen, phosphorus, and potassium nitrate pollutions, leaching deep into the soil and contaminating groundwater. When the concentration exceeds 25 milligram per this, they cause blue baby syndrome or methaglobitis and eutrophication. Excessive use of N and P fertilizers in agriculture leading to algal blooms. There can be pesticide related problems which include herbicides, insecticides, fungicides, biocides, etc. Pesticide can also be classified as inorganic, synthetic, or biological pesticides, although the distinction can sometimes blur. Water lodging, over irrigation of croplands, and salinity increase, concentration of soluble soils in the soil are other major that are the other major issues. Impact of housing related anthropogenic activity on environment. High-tech buildings reduce overall cost. Excessive use of building materials such as solvents, finishes, and cleansers for maintenance and protection may cause sick building syndrome. The mining and manufacturing of metal may be that is the carcinogenic, cancer causing. Some insulating material made from chlorofluorocarbon and their safe way recovery add to global warming. So indoor air pollution and that is a major source of public exposure to air pollution pollutants and has a potential to cause chronic health problems. Now comes what is a formaldehyde. Specifically in modern buildings, pressed wood products use adhesives that contain urea formaldehyde resins. Formaldehyde is also present in tobacco smoke, natural gas, and kerosene. Benzene is a solvent used in petrol, ink, oil, paint, plastic, and rubber. Trichloroethyl is used in metal degreasers, dry cleaners, solvents, ink pens, lacquers, varnishes, and adhesives. Ozone is produced from copying machines. Fumes are produced from cleaning solvents. The use of air conditioning system may lead to growth of disease causing bacteria in air ducts and filters. जो use करते हैं हम AC system का may lead to growth of disease causing bacteria in air ducts and filters. The inhalation of asbestos can cause fibrotic lung disease, abscessosis, change in the lining of the chest cavity, pleura, and mesothelioma. Cockroach dropping may cause allergic asthma. What will be the effect of anthropogenic mining activities on environment? The environmental effects of mining depend on factors such as ore quality, mining procedures, local hydrological condition, and development stage of resource. The mining is mainly of two types: land dredging, digging a hole in a land, and river dredging. River dredging involves moving along a river on a plant, foam, or board. Mining is a main cause of deforestation. The harmful chemicals such as cyanide, mercury, and methyl mercury may be used in extraction of minerals. The falling damage may also be caused by mining. Devegetation and defacing of landscape can occur. There may be subsidence of land, uh, tilting of building, example cracks in house, etc. Groundwater contamination. Sulfur is a main element that gets converted into sulfuric acid, which makes the water acidic. Some heavy metals also get leached into the groundwater and contaminate it by posing health hazards. What is a surface water pollution? What do you understand by the surface water pollution से आप क्या समझते हो? Acidic water is detrimental to many forms of aquatic life. Sometimes radioactive substances such as uranium also contaminate water bodies. Air pollution, it has been discussed separately. Occupational health hazard. Miners may suffer from asbestosis, silicosis, black lung disease, etc. What will be the effect of transportation activities on environment में क्या इफेक्ट करेगा? The activity of transport industry releases several million tons of gases each year into the atmosphere. This include lead carbon monoxide, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, perchlorofluorocarbon, heavy materials, zinc, chrome, copper, and cadmium, and particulate matter such as ash and dust.
Nitrous oxides depletes the stratospheric ozone layer, which naturally screens the Earth's surface from UV radiation. Carbon mono, carbon dioxide, CH4 participate in greenhouse effect. CH4 is methane. Carbon monoxide, dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxide and oxygen are ultimately the chemicals causing acid rain. Acid precipitation affects construction, reduces agriculture crop yields, and causes forest decline. Long-term exposure to noise levels above 75 dB seriously hampers human hearing and affects both physical and psychological well-being. Now, what is the severe cold reasons such as the Arctic Ocean's area warms up to become more habitable. More warmed water circulation results in more rains, rainfall pattern also change. The intensity of flash floods will increase, the high temperature result lose soil moisture and it may cause decrease in agriculture productivity. Melting of glaciers, high sea level, low regions of the earth, India, Indonesia, Florida in the USA, Belgium get more and more rains. Then what will be the shifting of climatic patterns change the wind directions and a pattern more clashing of a warm and cold fronts to cause more violent weather. Tornadoes and hurricane type storm will increase in intensity and damage. Then comes the environmental issue. तो इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं environmental issue. Environmental issue के ideally there should be common focus, a common future or global sharing concept. The structural inequalities in the global, जो structural inequalities होगी in the global economic system are responsible for hindrance in realizing the issue of sustainable development in totality. In case we look at the aspect of developing and developed nation, the situation given table may emerge. What is environmental aspect क्या है? Developing countries, developed countries क्या है? Air pollution in a major cities, air pollution, global warming, ozone depletion. Land and soil care, soil erosion, desertification and loss of arable land, soil loss, solid waste disposal and changing land use, water that is fresh water shortage, inland and marine water pollution, flora and fauna, deforestation and fuel wood shortage, loss हो सकता है genetic diversity and loss of cropland. जो इशू है वो एमनेट हो सकता है फ्रॉम द लोकल लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल. 1972 UN World Conference on the Human Environment held at Stockholm also highlighted the difference in a point of view of the developed and developing countries regarding the development and environment. So same kind of issue emerged in the Rio summit as well. The issue can be divided into three levels listed as follows. That is the local issue. ये relate करता है issues such as water shortage in certain areas, soil erosion and some local forests, different pollution level in the same city and landslide. They need to be tackled at the local level. Then comes the regional level. Regional level क्या है? Some regional issues have been mentioned as follow: desertification and droughts, floods and soil erosion, rise in sea level, beach erosion, soil water intrusion, resulting in increased salinity, floods and flood damage, threat to coastal wetlands and threats to agriculture. And then deforestation. Global issue. The global issue that have to be addressed are as follow: climate change and global warming. This include increasing drought and desertification, crop failures, melting of polar ice caps, coastal flooding, displacement of major vegetations, resigns, coral mortality, change in ocean behavior, natural disaster, infectious disease, degradation of ecosystems, scarcity of food supply, and rise in the sea level. Then comes what will be the north-south divide. This note, the world has just over 20% of the world population but consume 80% of the world's energy. On the other hand, the south, comprising the developing nations of a world, is still struggling to provide the basic needs such as food, water, shelter, clothing, basic education, and health for its population. Biodiversity does include loss of diversity of life, including both flora and fauna. So, from geopolitics of climate change, we will try to discuss in another because ठीक है till now whatever we have read we are revising the same.